नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और राजस्थान में कांग्रेस के राहुल गांधी सदस्यता उनकी बहाल हुई है संसद में। और राजस्थान के चुनावी अभियान का आगाज करने के लिए वो पहुंच रहे हैं मेवाड़ की धरती में। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पहुंचेंगे राहुल गांधी, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों का आगाज करने के लिए। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानगढ़ पहुंच चुके हैं। मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है राहुल गांधी के आने पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस रैली में, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्व आदिवासी दिवस है और मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी भी। मुख्यमंत्री के पैर पर चोट लगी है, पिछले काफी दिनों से वो परेशान है, व्हील चेयर पर जाते हैं या फिर एक बार फिर से डॉक्टर्स उनको चलने की अनुमति देते हैं, देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच 25 सीट लगभग इस पूरे इलाके में, और कर्नाटक चुनाव की सफलता के बाद टारगेट आदिवासी क्षेत्र। आदिवासियों के गढ़ में जाकर राहुल गांधी क्या कुछ देने जा रहे हैं, क्या कुछ देकर आएंगे, तैयारियां किस तरह की चल रही है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कांग्रेस से अनूप ठाकुर जुड़े हैं, राजीव तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी से हमारे साथ शिवांगी जी जुड़ेंगी, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही पुष्पा गोस्वामी जी, आप भी पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़ी और डीपीआर में बहुत अहम पदों पर रही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवांगी सिंह सिकरवार भी जुड़ रही है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शुरुआत अनूप ठाकुर जी आपसे ही करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बांसवाड़ा में राहुल गांधी के आने पर विश्व आदिवासी दिवस समारोह की किस तरह की तैयारियां चल रही है? राहुल गांधी जी के आगमन पर हमारे प्रदेश कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज और हमारे सब लोग, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके आगमन की तैयारी को लेकर जुटे हुए हैं। और हम 4 लाख से अधिक लोग इसमें एकत्रित करेंगे, ऐसा हमारा आकलन है। और ये सभा बहुत प्रभावी होगी निश्चित रूप से, और राजस्थान को एक संदेश नया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी दिवस पर नई घोषणाएं करने की उनकी संभावना है और कुछ नई चीजें हम दे सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस ने हमेशा उस क्षेत्र को दिया है। 2012 में जब हमारी सरकार थी तो हमने बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था और 100 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा भी किया जा चुका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को ठंडे बिस्तर में डाल दिया। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, 2 बार आए। मानगढ़ धाम को जब राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात की जाती है तो निर्णायक बात कभी माननीय मोदी जी ने नहीं की। हमेशा वो गोलमोल बात करके अच्छे भाषण, लच्छेदार भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में भरोसा रखते हैं। हमने माही डैम, जिससे 2,27,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है, वो काम भी कांग्रेस सरकार की देन है। तो कई तरह के काम हम लोग कर रहे हैं और नई भी योजनाओं पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के आने से उस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना। जी, क्या कुछ होगा कल के कार्यक्रम में, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी मैं बीजेपी की शिवांगी जी के पास जाना चाहूंगी। शिवांगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मानगढ़ धाम पहुंचे थे, उस समय जितनी संख्या थी उससे ज्यादा के प्रयास खुद गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी के अध्यक्ष, वहां पहुंचे हुए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनके हाथ में कमान है। खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और जाहिर है राहुल गांधी आ रहे हैं तो पूरी लीडरशिप वहां पर होगी। मेवाड़ के बड़े चेहरे सीपी जोशी भी वहां पर होंगे। और कौन से और क्या होंगे, क्योंकि वो बतौर पार्टी के इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में क्या वो वहां होंगे?
ये तमाम बातें हैं। उनके बीच में जो बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से भी बड़ी रैली करने जा रही है कांग्रेस, राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल होने के बाद। देखिए मीना जी, कई तरीके के प्रश्न आपने मुझसे पूछे, अनूप जी ने अपनी बात रखी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हो, कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री जी से बड़े नहीं होते हैं। तो कोई कंपैरिजन तो प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री जी से कोई कंपैरिजन तो होता ही नहीं। अगर आप दावा कर रहे हैं कि उनकी उनकी रैली से भी बड़ी आपकी रैली होगी, तो भाई कल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कल प्रत्यक्ष रूप से हम सभी देख लेंगे कि कितनी रैली में कितनी भीड़ होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। और इस लगातार इस तरीके के दावे करना कि प्रधानमंत्री जी से बड़ी, प्रधानमंत्री जी से बड़ी, भाई आप एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी आए मानगढ़ में, पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी पूरी बीजेपी की तैयारियों के साथ वहां पर आए। अब आप लोग आ रहे हैं, तो इसमें एक तो ये पहली चीज नकल हो गई कहीं ना कहीं पर। दूसरी चीज, इसमें आप कंपैरिजन लगा रहे हैं, तो वो कंपैरिजन भी कल क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज, आप लोगों को इतना अब आपको याद आ गई कि भाई ये एक कल हम रैली करते हैं, ये करते हैं, फला करते हैं। अभी बांसवाड़ा में जब केस हुए, भीलवाड़ा में जब केस हुआ, जो आदिवासी बच्चियों के साथ में जो केसेस लगातार हुए हैं, इतने घिनौने केसेस हुए कि उनकी चर्चा करना भी मुझे तो मुंह से निकालने में भी शर्म आती है कि मैं क्या बात करूं। ये सारे केसेस के समय पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या आपके राहुल जी या आपकी जो आपकी उनकी सिस्टर है जो बोलती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, उनकी ये सब बातें, उनके कोटेशंस, वो सब लोग कहाँ चले जाते हैं? उस समय पे आपको वो दर्द क्यों नहीं समझ में आता है? रैली करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है। जी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अब दोहरानी भी है कांग्रेस पार्टी। अब देखना ये है कि राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर की जो तस्वीर निकल कर आ रही है और महिलाओं के और बच्चियों के साथ जिस तरह की वारदात हो रही है, उन सब के बीच राहुल अच्छा गांधी मीना जी, जी मीना जी, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज में इंटरप्ट कर करूंगी, मुझे बात याद आ गई। अच्छा, मैंने तो भूल जाऊंगी। जब आपके जी राहुल जी ने यात्रा निकाली, जब हमारे राजस्थान से वो यात्रा निकली थी, आप लोगों ने पहले से रूट तैयार किया था, इतनी तैयारियां करी थी, मतलब इतनी ज्यादा तैयारियां थी कि आप लोग ये भूल गए थे कि जनता जो है जिस रूट से वो निकलेंगे वहां कोई परेशानी हो सकती है, क्या हो सकता है। मंत्रियों को नकार दिया था। एक अलग सी तैयारी जो थी, वो तैयारी का हाल हम सबने देखा है, हम सबने उन विषयों पर चर्चा की है। जिस तरीके से उनकी रैली नाकाम हुई है, जब आपकी सरकार है यहाँ पर, उसके बावजूद भी नाकाम हुई है, उसके बावजूद आप इस बात को रखते हैं कि कल की जो आपकी सभा है बहुत सफल होगी, और कंपेयर करते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो कोई कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कोई मान्य है। और कल सब क्लियर हो ही जाए। आपका जी आपका अधिकार है आप न माने, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री से एक सांसद की तुलना की जा रही है और अगर बीजेपी उस पर रिएक्शन भी दे रही है, रिएक्ट भी कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी पोजीशन तो ले रहे हैं और पोजीशन लगातार ले रहे हैं। बहरहाल मुद्दा अभी ये नहीं है। मुद्दा ये है कि बांसवाड़ा आकर राहुल गांधी क्या संदेश देकर जाएंगे, कितने लोगों को वो अपने साथ ले पाएंगे, मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर कौन सी घोषणाएं करेंगे, या मुख्यमंत्री कैसे मेवाड़ के इलाके के आदिवासियों को अपने साथ लेने के लिए और कौन से प्रयास करेंगे। आज मुद्दा ये है। मुद्दा ये भी है कि बीजेपी ने वहां पर ताकत पहले ही लगानी शुरू कर दी। मेवाड़ से ही सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी मेवाड़ में प्रधानमंत्री आए। तो मेवाड़ एक बहुत महत्वपूर्ण जो है राजस्थान की राजनीति का अध्याय है। इसी बात को जानते हुए देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे और अब राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। राजीव तिवारी जी, राहुल गांधी का बांसवाड़ा आना और मौजूदा सरकार का रिपीट, कहा जा रहा है कि वो एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं रिपीट करने को लेकर, इसमें कैसे मिशन रिपीट की शुरुआत आमेर यहाँ पर उदयपुर और बांसवाड़ा से करने का क्या मायने, क्या अभिप्राय, क्या अर्थ?
देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री भी वहां आए, तो मैं सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको ये बता दूं कि आप भीड़ पर क्यों स्ट्रेस करते हैं। आप उनके वेलफेयर की क्या योजनाएं वहां पे, क्या घोषणाएं होंगी, क्या नहीं होगा, इस चीज पे अगर गौर करें कि नहीं हम 4 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, हम 5 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। अरे आप ऐसा काम कीजिए ना कि लोग अपने आप आए, आपको इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े। जी जी। तो इस चीज पर अगर ध्यान दें दोनों पार्टियां तो, और बाकी भी सब पार्टियां, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे लोगों पर अच्छा संदेश भी जाएगा। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी वहां आ रहे हैं, तो एक घोषणा तो अभी गहलोत साहब ने पहले ही बांसवाड़ा को संभाग बनाकर आदिवासियों को खुश करने के लिए एक नया संभाग जो बनाया है, 10वां संभाग, वो उसको बना दिया। ऐसे ही जो प्रधानमंत्री वहां घोषणा करने वाले थे, पहले से बहुत ज्यादा प्रचारित थी कि भाई मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, वो कर भी नहीं पाए। और अब जो कांग्रेस तैयारी कर रही है, अपना चुनावी शंखनाद वहां से करना चाहती है विधानसभा के लिए, तो उसके पीछे कारण यही है कि कल एक तो आदिवासी दिवस है, और वहां जो 11 सीटें अपने राजस्थान की हैं, आदिवासी बहुल जो सीटें हैं, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के, और अपने जो बांसवाड़ा संभाग है, इससे लगती हुई वहां की 12 आदिवासी बहुल सीटें हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी रहेगा, तो गुजरात की तरफ से भी, तो जो आज पिछले 5-7 दिन से खबरें चल रही कि गुजरात से भी लोगों को लेकर आया जाएगा, मध्य प्रदेश से भी श्रोताओं को बुलाया जाएगा, आदिवासियों को, और राजस्थान का तो खैर ये अपने 3-4 जिले, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ये जितने भी आएंगे उदयपुर संभाग के और बांसवाड़ा संभाग के, तो उनको इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जो अभी बहुत ऊर्जा से भरे हुए, क्योंकि उनकी अभी अभी कल सदस्यता बहाल हुई है वापस लोकसभा की, और आज उनको बंगला भी नया, पुराना वाला ही अलॉट हो गया है। साथ में उनका जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस समय जो उनको सपोर्ट मिला था राजस्थान में, तो उसका भी उनको काफी जोश है अभी। और कल आकर देखना यह है कि दोनों सरकार भी और कांग्रेस का जो आला कमान है, क्योंकि सुन रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां आने वाले हैं, प्रस्तावित है, अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वो भी आने वाले हैं। तो क्या घोषणा करते हैं, अगर सरकार रिपीट होती है तो गहलोत साहब या खड़गे साहब या राहुल गांधी वहां पर क्या भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग बताते हैं लोगों को, किस तरीके से आदिवासियों को आकर्षित करने का काम करेंगे, ये सब देखने की चीज है। और आज जो संसद में राहुल को चर्चा शुरू करनी थी, लेकिन वो आज चर्चा गोगोई जो सांसद है इनके, उन्होंने ही शुरू करी, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तो ये सारी चीजें हैं कि अब आगे चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, वो उसका कुछ ना कुछ झलक कल की प्रोग्राम में दिखाई पड़ने की उम्मीद है। जी, झलक तो दिखेगी ही। दूसरी बात ये भी है राजीव जी कि आपने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से लेकर उनको जो उनका आवास है उसके आवंटन तक की बात कही। बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर लोकसभा से पहले सदस्यता रद्द करना और उसके बाद इतने आनन फानन में जो उनका निवास खाली कराया गया। आज हम लिस्ट बताएं तो ऐसे कई बंगले हैं जो राहुल गांधी से इतनी जल्दी कराया गया, लेकिन उन लोगों से नहीं कराया गया जिनसे कराया जाना चाहिए था। तो इस मुद्दे पर बीजेपी ने वाकई में सोच समझकर काम किया या फिर बीजेपी ने इस काम में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई? देखिए, पहले इनकी सदस्यता रद्द करने में जो जल्दबाजी, वाकई बहुत जल्दबाजी दिखाई थी, मकान आवास भी खाली कराने में जल्दबाजी दिखाई, और उतनी ही जल्दबाजी में इस बार उनकी सदस्यता बहाल भी हुई और उनको मकान भी आवंटित हो गया। वरना इसका बीजेपी को नुकसान होता। लोगों में ये मैसेज जाता है कि आपने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनकी सदस्यता को पहले बिना सोचे समझे, बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश आए और आनन फानन में उनको आपने अयोग्य करार भी कर दिया, और
मकान भी खाली करा लिया। अगर अभी इस तरीके की जल्दबाजी बीजेपी सरकार नहीं करती, केंद्र सरकार नहीं करती, लोकसभा सचिवालय नहीं करता, तो इसका बड़ा ही खराब मैसेज जाता। और हो सकता है कि राहुल गांधी वापस सदस्यता बहाली और उसके लिए कोर्ट का सहारा लेते, और अगर फिर वहां से आदेश आ जाता तो वो जी बहुत ही नेगेटिव एक संदेश केंद्र सरकार के प्रति जाता लगेगा। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में मिशन रिपीट, जो अब राहुल गांधी जिसकी शुरुआत कल से करने वाले हैं, विश्व आदिवासी दिवस के दिन मिशन रिपीट का आगाज भी राहुल गांधी के हाथों बांसवाड़ा में होगा। बांसवाड़ा में आपने पिछले दिनों में प्रधानमंत्री की यात्रा भी देखी है। आप क्या सोचते हैं बांसवाड़ा को में मानगढ़ धाम को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, वहां पर ट्रेन कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि राहुल गांधी रेलवे के मामले में बहुत कुछ सिवाय मांग करने की, कांग्रेस पार्टी सिवाय मांग करने की कुछ नहीं कर सकती। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने इस पर 2-3 दिन तक राजनीति हुई थी प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद। सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या देकर जाएंगे? देखिए मीना जी, क्योंकि वो कोई पद पे तो है नहीं, सरकार में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी रखते नहीं, दे के तो कुछ नहीं जाएंगे। वो निश्चित रूप से कांग्रेस का चुनावी प्रचार का बिगुल बजा के जरूर जाएंगे। मध्य प्रदेश में आकर के उन्होंने बजा दिया। अब क्योंकि कल विश्व आदिवासी दिवस है, और ऐसी स्थिति में आदिवासियों के लिए जिस प्रकार का माहौल, खुशी वाला जो माहौल रहता है, इकट्ठे होकर के अपना त्योहार की तरह ये मनाते हैं, तो कल क्योंकि राहुल गांधी कई बार आदिवासियों के बीच में, उनका परिवार, राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी भी आई हैं, इंदिरा जी भी आई हैं, राजीव गांधी भी आदिवासियों के बीच में रह करके उन्होंने कोशिश की है कि हम आदिवासियों के प्रति समर्पण भाव रख करके उनका वोट लेना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का तो जितना मेवाड़ का दौरा आपने देखा कि वो 15-16 बार आ चुके, राजस्थान में सबसे ज्यादा दौरा किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने मेवाड़ की तरफ का ही दौरा किया है। अब जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए मजबूत करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी अभी अस्वस्थ है, लेकिन अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर पर बाकायदा कल वहां पर आपको दिखेंगे, जाएंगे वहां, क्योंकि वो बाहर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो एसएमएस स्टेडियम में जाकर के दिखा दिया कि मैं बाहर जा सकता हूं। तो अब निश्चित तौर पे आपको कल जो सभा होगी उसमें राहुल गांधी के करीब बैठ करके देखेंगे वहां पर, और देखेगा कि जिस प्रकार से, सही बात कहा कि ये चुनाव, विधानसभा का चुनाव का दिमाग ज्यादा उनके अंदर नहीं है, कि वो तो सोच रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 जगह तो जीत निश्चित मान रही है। बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में हम जीत जाए। अब शिवांगी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैली सरकारी रैली थी, प्राइवेट रैली नहीं थी। सांस्कृतिक विभाग है जो हमारे अर्जुन लाल मेघवाल है, उनके डिपार्टमेंट ने रैली आयोजित की थी, तो प्रधानमंत्री की रैली तो सरकारी रैली थी, बीजेपी की रैली नहीं थी। आप बीजेपी को उसको श्रेय मत दीजिए। रैली में कौन कितना आता है वो अलग बात है, क्योंकि राहुल गांधी भी राजस्थान सरकार का सहयोग के कारण वहां भीड़ इकट्ठी होगी, ये बात सही है, इसमें दो राय नहीं। कि ये कहते हैं कि कांग्रेस की रैली हो रही है और कांग्रेस बहुत कुछ दमखम रखती है, ये बात सही है कि डोडासरा इन दिनों दौरे पर हैं, प्रभारी जी भी दौरे पर हैं, चाहेंगे। देखिएगा प्रधानमंत्री जी जब आए थे कह के गए थे, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों सरकारें मिलकर के प्लान बना लो और मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो अभी मुख्यमंत्री जी जब कुछ दिन पहले घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कोई बैठक ही नहीं हुई, प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद हम तीनों राज्यों एक साथ बैठ करके मानगढ़ को राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने जाने की बात ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि वो बार बार ये बात हो रही है कि कहकर प्रधानमंत्री जी जो जाते हैं उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती। जिस प्रकार से राहुल गांधी पे जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोगों ने, आज सवाल पूछे हैं उनसे कि आप ये बताएंगे कि जिस प्रकार से राजस्थान में जो कुछ दुष्कर्म हो रहे हैं या कर्जे माफ नहीं हुए, बहुत सारे सवाल इनके खिलाफ खड़े करके कोशिश की है। अरुण चतुर्वेदी उन्होंने सवाल खड़े किए राहुल गांधी से, बताएंगे। देखिए राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में तो नहीं बोले, अब क्योंकि देखिए उनकी सदस्यता बहाल हो गई है, और देखिए सदस्यता बहाल करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि वहां पर इटावा के जो एमपी थे उनको भी 2 साल की सजा हो गई थी। वो आपके सामने तत्काल उनको उनकी सदस्यता भंग नहीं की, उनको टाइम दिया गया, उनको राहत भी मिल गई है। वहां से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली थी, लेकिन उनको राहत मिल गई।
तो इसका मतलब है कि बीजेपी भी जानती थी कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं करेंगे तो उठेगा, इटावा वालों का भी करो, आप क्यों नहीं कर रहे। तो देखिएगा जिस प्रकार से राजनीति में जो कुछ होता है, राजनीति में हमेशा स्वार्थों की पूर्ति जब होती है, वोटों की राजनीति जब होती है, तो सब कुछ संभव है। शिवांगी जी जो कह रही थी प्रधानमंत्री जी के रूप में नहीं कर रहे। देखिए वो भी तो अपना प्रधानमंत्री मानते, कांग्रेस भी तो राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री मानते। क्योंकि देखिएगा मैंने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा गया क्या प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री का मुकाबला करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं राहुल गांधी को चुनौती नहीं दे सकता, मैं तो राजस्थान की सेवा करना चाहता हूं। उनको पता था कि राहुल गांधी को मैंने चुनौती दे दी तो मेरा भविष्य क्या होगा। इसलिए अपना खुद के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री जी कभी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो कहते कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो उनके परिवार की वजह से बना हूं, न कि मुझे कौन बनाता, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो अकेला मेरी जाति का विधायक होकर जीत के आता हूं। तो मैं शर्मा जी, ये तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री कृतज्ञता व्यक्त करते हैं गांधी परिवार के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की कृपा के बिना कोई कुछ हासिल कर भी नहीं सकता। ये कांग्रेस पार्टी में उन्हें एक सूत्र में बांधने रखने का कहीं ना कहीं एक कड़ी भी है गांधी परिवार। बहुत बार इस तरह की चर्चाएं हुई कि गांधी परिवार से बाहर नेतृत्व दें, और आखिरकार राहुल गांधी की जिद के बाद दिया भी गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन आज भी गांधी परिवार ही सर्वे सर्वा है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है, पूरा देश जानता है। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि कल मुख्यमंत्री राहुल गांधी के स्वागत में पहुंचेंगे मानगढ़ धाम। कल मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ विश्व आदिवासी दिवस समारोह में जो है वो आदिवासियों को संबोधित करेंगे। 25 सीट है राजस्थान में आदिवासियों के लिए आरक्षित। उनमें से कितनी सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी, जो अनूप ठाकुर जी, कितनी सीट पर आपकी तैयारी है 25 में से जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं? बहुत बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के बाद खास तौर पर कि आदिवासियों के सहारे ही वो सरकार बनाएंगे। और मेवाड़ तो राजस्थान की राजनीति का इतिहास है, बताता है कि मेवाड़ में जब जो पार्टी मजबूत होती है सत्ता में वही आती है। हालांकि वर्तमान जो है आज की तस्वीर वो उसके एकदम उलट है। आज मेवाड़ में कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। तो कैसे आप जो आपकी सीट है उनको, जो मौजूदा सीट है उन्हें बनाए रखेंगे, और बाकी जो आपका नुकसान है उसको अपने प्लस में कैसे करेंगे अनूप ठाकुर जी? निश्चित रूप से हमारी जो राजस्थान सरकार की कार्यशैली है वो प्रभावशाली है। जो हमारी योजना है वो बड़ी कारगर साबित हुई है। खास करके हमने जो कालीबाई स्कूटी योजना, कालीबाई व्हील स्कूटी योजना भी छात्राओं के शिक्षा के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन मिले, 30,000 स्कूटी उसमें देने की हमने कार्यवाही की। तो इस तरह की कई सारी हमारी योजनाएं हैं जिनको लेके हम अधिकाधिक लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार रिपीट करने की जो भी चर्चा चल रही थी, इसमें कोई शंका नहीं कि राजस्थान में सकारात्मक संदेश है। सारे सर्वे जो हैं कांग्रेस के पक्ष में हैं, और कांग्रेस की कार्य योजना के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस बात नहीं कर पा रही है। जिस तरह से अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आए, बात जरूर कर गए, क्रियान्विति नहीं हुई। हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, हम क्रियान्विति की बात करते हैं। हमारी बहन शिवांगी जी कह रही थी राजस्थान में चाहे जोधपुर में घटना हुई हो, 2 घंटे में अपराधी पकड़े गए। क्यों नहीं बात करना चाहते आप मणिपुर की? और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसको लेकर क्यों भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? क्या प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए उन राज्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या मणिपुर का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री अधिकृत नहीं है क्या? हर दिन 1 घंटे हम जब चर्चा करते हैं, प्रवक्ता चाहे कोई भी हो, ये मणिपुर बीच में लेकर आते हैं। हर दिन आने का कारण है मैडम मीना जी, गंभीर चिंतन का विषय है। मणिपुर शामिल नहीं हो सकता। पुष्पा गोस्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। बांसवाड़ा सहित पूरे मेवाड़ की जरूरत, बहुत सरकारें आई चली गई, मेवाड़ ने बहुत सरकारें बनाई, लेकिन मेवाड़ क्या प्रगति की राह पर उस तरह से पहुंच पाया जैसे पहुंचना चाहिए? बांसवाड़ा और तमाम उस एरिया के
आज भी आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं? बिल्कुल हैं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो ये गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ हमारा बांसवाड़ा है, इसमें आदिवासियों की स्थिति बहुत कमजोर है। और ये सरकारें जो हैं वो या तो घोषणाएं करती हैं या चुनाव के वक्त पहुंचती हैं, तो ये दोनों ही चीजों से आदिवासियों का भला होना है नहीं। मानगढ़ का एक बहुत ऐतिहासिक एक महत्व है कि जलियांवाला बाग से भी ज्यादा वहां जल्दी, मतलब 6 साल पहले 1500 लोग मारे गए थे। और उन लोगों की स्मृति में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो दो सरकारों की आपसी रस्साकशी है, इसमें ये मुद्दा जो है कहीं खो न जाए, ऐसा मुझे आशंका प्रतीत होती है। अब सवाल ये है कि आदिवासियों की क्या स्थिति है। आदिवासी जो हैं वो एकदम अलग थलग पड़े हुए कौम है, और ये आज भी तेंदुपत्ते और जो जड़ी बूटियां हैं या गोंद वगैरह जैसी चीजें हैं, उनका व्यापार करते हैं और उन्हीं पर आधारित रहते हैं, उन्हीं पर उनकी जीवन शैली और पूरा जीवन जो है वो आधारित है। जो लोग कहते हैं कि हमने ये योजना बनाई, वो योजना बनाई, मुझे एक चीज बताएं कि अगर इतनी सारी योजनाएं बनी हुई हैं उनके कल्याण के लिए, तो उनका कल्याण आज तक हुआ क्यों नहीं? आप आज आदिवासी इलाकों में जाके देखें तो लगभग वही स्थिति मिलेगी जो आजादी के समय, उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन आया होगा क्योंकि वो तकनीकी विकास हमारा हुआ है, तो उसमें सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपनी समझ से भी विकसित हुए हैं और थोड़ा शिक्षा का प्रचार भी हुआ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्थिति बदली है। वरना महिलाओं की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए कि सारी महिलाएं जो हैं वो सिर्फ अपनी जो जंगली उपज है उसका व्यापार करती हैं, और उससे वो जो चीजें खरीदती हैं वो ही उनके जीवन के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। हालांकि वो पर्याप्त है नहीं, उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए। लेकिन ये जो चुनावी उठापटा के केवल इस वक्त आदिवासी याद आते हैं। जो हमारा जो देश है वो केवल चुनाव के वक्त ऐसा जागृत हो जाता है कि जैसे बिल्कुल जान आ गई हो मुर्दे में, और पूरे 5 साल तक सब सोए रहते हैं। तो अगर ये जैसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है मान लीजिए, और प्रधानमंत्री इसको खाली बातों से उलझा रहे हैं या देर कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय राज्य के कितने मुद्दे हैं, उनमें राज्य सरकार ने क्या क्या किया है, क्या प्रवक्ता जी ये बताने का कष्ट करेंगे क्या? शिवांगी जी, बिल्कुल सही बात पुष्पा जी ने की है। शिवांगी जी, राजस्थान की सरकार ने अभी तक 4.5 सालों में क्या किया, उसमें क्या होना चाहिए था? कल राहुल गांधी आएंगे तो बीजेपी के पास मौका है कि वो कहें कि आपकी सरकार ने बांसवाड़ा और आदिवासियों के लिए ये काम 1, 2, 3, 4, 5 करने चाहिए थे जो नहीं किए। आप बता सकते हैं बांसवाड़ा की ऐसी कौन सी परेशानियां, समस्याएं, आदिवासियों के मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार ध्यान नहीं दे रही है? देखिए मीना जी, जैसा कि पुष्पा जी ने भी बोला कि महिलाओं की ये स्थिति है, वहां के लोगों की ये स्थिति है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की प्रवक्ता हूँ इस हिसाब से नहीं, एक बहुत आकलन वाली बात बता रही हूँ। 2014 तक अगर हम विश्वविद्यालयों की बात करें, जो एकलव्य विद्यालय हैं जो कि जनजातीय इनको दिए जाते हैं, मात्र 90 थे, सिर्फ 90 ऑल ओवर। अब वो 512 हो गए हैं 2014 से अभी तक में। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले भी उनकी जो है वो स्थापना की गई है कई विद्यालयों की। हम अगर बजट की बात करें तो बहुत ज्यादा बजट, कम से कम 5 गुना बजट जो है वो 2022 और 23 में जो है सिर्फ और सिर्फ जनजातियों के लिए दिया गया। हम अगर तीसरी बात में इसमें अगर मैं करूँ कि मेरे को मोटा मोटा याद आ रहा है, 15 नवंबर गौरव दिवस मनाया जाता है आप तो, और उसके अलावा
अगर हम अपनी सिर्फ और सिर्फ सरकार की बात करें, मैं केंद्रीय सरकार की बात कर रही हूँ, तो केंद्रीय सरकार हमेशा से शुरू से ही ये कार्य कर रही है कि कैसे भी करके इनका उत्थान हो। जो कि एसटी है, जो आदिवासी है, वो सिर्फ हमारे प्रदेश की नहीं, ऑल ओवर इंडिया के आदिवासियों का उत्थान हो, महिलाओं का उत्थान हो। हमारे अंदर बीजेपी के अंदर पूरा एक एसटी मोर्चा चलता है, जिसमें बहुत सारी अच्छी महिलाएं एसटी की जुड़ी हुई हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एसटी को लेके काम कर रहे हैं। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा की बात करूं तो आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगी, एक बागड़ यात्रा निकाली थी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उसमें पूरे बागड़ यात्रा के दौरान घूमे थे, लोगों से चर्चा की थी कि भाई आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपको क्या-क्या चेंजेस चाहिए आपके क्षेत्र में, वो बताइए। उन पे पूरी चर्चा करके उनके साथ में बैठकर पूरी एक यात्रा निकाल चुके हैं। बहुत छोटे-छोटे कार्य, बहुत राजस्थान के बांसवाड़ा में और वहां के आदिवासियों की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हल नहीं निकाल पाई, जिन्हें सुना जाना चाहिए और उन मुद्दों को एड्रेस किया जाना चाहिए? बीजेपी उन्हें मुद्दा बनाएगी इस चुनाव में? आप बता सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे कौन से देखिए, मुद्दे हैं बीजेपी मुद्दा बनाएगी, मीना जी ये मत बोलिए, आप ये बोलिए जो कि मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा जो है ये जनता का है। आप मुझे गिनाने की बात कर रही हैं तो मैं बहुत सारी गिना सकती हूँ। एक आप देखिए भाई युवाओं की, आप देख लीजिए कौन सा पेपर पास हुआ है, उस क्या पेपर में आदिवासियों के बच्चे नहीं बैठते हैं? जितने भी पेपर लीक होते हैं उसमें आदिवासी समाज नहीं बैठता है क्या? अगर हम महिलाओं की बात करें तो मैंने इससे पहले भी गिनाया था, अभी अभी फिलहाल भीलवाड़ा हुआ है, पहले बांसवाड़ा के केस में कितने सारे केस हुए। ऐसा कौन सा प्रशासन है, क्या पुलिस के, क्या आदिवासी हमारे क्षेत्र का पार्ट नहीं है? क्या प्रशासन का ये हक नहीं बनता है कि जो वहां की बच्चियां हैं उनको प्रॉपर जो पुलिस है वहां पे दुरुस्त होके उनको सिक्योरिटी दे? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो ऐसे हैं, ये बीजेपी मुद्दा बनाएगी, ये बार बार मत बोलिए कि बीजेपी मुद्दा वही बनाएगी जो मुद्दा निकल कर आएगा, जो कांग्रेस मुद्दा छोड़ देगी। शिवांगी जी, जिलेवार घोषणा पत्र बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। मैं तो पूरे बांसवाड़ा और पूरे आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी और आपसे सुनना चाहती थी, ताकि हमारे दर्शक जाने कि बीजेपी का विजन क्या है आदिवासियों के लिए। बीजेपी बांसवाड़ा और आसपास के न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और पूरे राजस्थान के मेवाड़ के जो आदिवासी हैं उनको लेकर क्या सोच रही है? सवाल ये है, इस सवाल का जवाब कम से कम आपके पास है। अनूप ठाकुर जी प्लीज रिपीट मत करिएगा। मिशन रिपीट क्या है ये समझाइए। सिर्फ बात चल रही है आदिवासी क्षेत्र की। आदिवासी क्षेत्र में रेल की कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा है। 2012 में 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति कांग्रेस सरकार ने की, 100 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। 2014 से भारतीय जनता पार्टी अगर चिंतन करती, मेरा निवेदन सुने जी, मेरा निवेदन सुने, अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा भी आदिवासी क्षेत्र की चिंता होती, उन भील लोगों की चिंता होती या उनके उत्थान की चिंता होती, तो इस पे उनको विचार करना चाहिए था। जहां तक सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी मैंने बताया आपको कि माही डैम, वो भी कांग्रेस की देन, 2,27,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है माही डैम से, वो भी कांग्रेस की देन थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने भी कहा, आते हैं बात करते हैं राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए। भाई आप घोषणाएं करते हैं, घोषणा किंग तो आप हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस ने हमेशा इम्प्लीमेंट किया है। जब आदिवासियों की बात करते हैं तो क्या महंगाई की मार आदिवासियों को तकलीफ नहीं देती? क्या चिंतन का विषय नहीं है? क्या महंगाई क्या आदिवासियों के मुद्दे से परे है? क्यों ना बात हो, वो लकड़ियां जलाते रहे, क्या गैस सिलेंडर उनको उपलब्ध नहीं होना चाहिए? वो 500 रुपए में राजस्थान की सरकार ही देगी ना उनको, प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। ना रेल की कनेक्टिविटी, ना बसों का यात्रा करने में वो सक्षम, उनका उत्थान कैसे होगा? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगाई की बात इंफ्रास्ट्रक्चर आदिवासी इलाकों की सबसे बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपकी सरकार आने वाले 5 सालों में अगर मिशन रिपीट करती है तो क्या कुछ करेगी अनूप ठाकुर जी? उस क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बड़े सक्रिय रहते हैं, कई सारे कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी वहां पे
हमने किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी छात्राओं के कि आदिवासी छात्राओं रुझान बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। तो काली भाई भील स्कूटी योजना हम इसलिए लाए कि उन बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े। हम कई सारे काम हमने किए, लेकिन ऐसे कार्य गिनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। रेल की कनेक्टिविटी मीना जी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों, क्या प्रश्न नहीं है बड़ा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम रेल परियोजना की जो बात थी, क्यों ना हम रिपीट करें उसको, क्यों ना चर्चा करें, क्यों ना बहन हमारी इन 9 सालों को एक बार इन 9 सालों को छोड़ दो मोदी सरकार के। तो क्यों छोड़ दें? एक बार मैंने ये नहीं कहा कि आप छोड़ दें, मैंने कहा एक बार। तो आप एक बार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर कितना रेलवे ट्रैक सिस्टम आगे बढ़ा, कितनी रेल आई, इसका जरा अध्ययन करिए। तब तक मैंने वही बताया मैडम, 2012 में हम 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर चुके। उस कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। 100 करोड़ रुपए उसके कार्य में खर्च भी किए जाते। 1950 से 2012 के बीच में बहुत सारे दशक निकले हैं अनूप ठाकुर जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप बीजेपी पर हमला ना करें या आप बीजेपी की मौजूदा सरकार को आरोपों में या मौजूदा चिंतन का विषय, हमले का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। मैं हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत तथ्यात्मक कर रहा हूँ। और मेवाड़ और आदिवासी इलाके, इनकी स्थिति ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी हम देखें। दरअसल ये चुनाव से पहले हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों की जब हम चर्चा करें तो वापस इनकी याद आती है। राजीव तिवारी की ये सच है कि आदिवासी चुनाव में मुद्दा बनता है और उसके बाद भुला दिया जाता है। और क्योंकि उनकी आवाज मुखर करने वाले बहुत बड़े नेता भी आज की तारीख में नहीं है, इसलिए चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, चाहे रघुवीर मीणा हो, तमाम वो जो उस इलाके के आने वाले नेता हैं, वो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई बहुत बड़ी पहचान इसीलिए नहीं बना पाए क्योंकि वो भी उस राजनीति में ही शामिल हो गए। वहां के मुद्दों को, वहां की परेशानियों को, वहां की समस्याओं के समाधान में ध्यान उतना नहीं दिया। देखिए, आदिवासियों की बात है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें, हालांकि वहां पे बड़े नेता भी हुए, बांसवाड़ा से हरिदेव जोशी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा बालेश्वर मामा, फिर उसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय या और जो दूसरे झारखंड में सारे आपके आदिवासी नेता इतने बड़े बड़े हुए, चीफ मिनिस्टर भी रहे वहां पे, शिबू सोरेन वगैरह छत्तीसगढ़ में है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 1200 करोड़ रुपए हमने किए, लेकिन आज भी रतलाम बांसवाड़ा रेलवे लाइन का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। हो सकता है अगले 5 साल में वहां रेल चलते देख लें हम। लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत आदिवासियों के उत्थान के लिए है वो वहां पर रोजगार और शिक्षा की है और आवास। आज भी वो लोग वहां बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में टूटी झोपड़ियों में रह रहे हैं। आप वहां जाके ढाणियों की स्थिति देखिए। तो जब आप बांसवाड़ा की तरफ जाते हैं तो सादड़ी से जैसे ही आगे निकलते हैं तो आपको वो पूरा रास्ते में आप देखिए दूर दूर तक बस्ती नहीं दिखेगी तो 2-4 कोई ढाणी टाइप बनी हुई है, उसमें बेचारे रह रहे हैं। उनके पास ना अच्छे, अगर रोजगार वहां मिल जाए तो उनके पास पहनने को भी अच्छा कपड़ा होगा, खाने को भी अच्छा होगा। जो महंगाई की बात है, महंगाई का भी असर उन पे कम पड़ेगा अगर उनकी अर्निंग अच्छी होगी। तो उस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, ना शिक्षा पे ना रोजगार पे। तो आज सबसे बड़ी जरूरत आदिवासी क्षेत्रों में इन 3 चीजों की है, रोजगार, शिक्षा और आवास। बाकी सड़कें तो जिस तरीके की है माशाल्लाह, आप जाइए तो मालूम पड़ेगा कि उन सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियां चलती हैं। जैसे मुंबई गोवा का हाईवे है, पिछले 20 साल से वो ऐसा ही बना हुआ है, सैकड़ों लोगों की हर साल जान जाती है। ऐसे ही बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ से जो रास्ता जाता है उस पे आप देखिए तमाम खड्डों से भरे हुए रास्ते हैं, उनका कोई कभी सुधार नहीं देखा उसका। हरदम बारिश के दिनों में सारी सड़कें टूट फूट जाती हैं, वहां लोग परेशान होते हैं। तो सरकारों को
आदिवासियों के जो दैनिक जीवन है उसमें सुधार करना चाहिए, बनस्पत कि उनके लिए आप पुल बनवा दो, उधर उनके जो भी उनका तीर्थ स्थल है उसका उद्धार करवा दो, वहां पे बड़े कॉरिडोर बनवा दो, उससे पहले उनका जीवन स्तर तो सुधारो। ये सारी चीजें तो बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन जब वहां पे जीवन स्तर उनका नहीं सुधरेगा और मूल रूप से शिक्षा, रोजगार और आवागमन, आवास इन पर काम नहीं होगा, तब तक वो रिमोट एरिया है वहां पर स्थितियां सुधरेंगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, ये सोचना भी बेमानी है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस की लंबे समय तक केंद्र में सरकार रही और राज्य में भी रही। आज बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना बना रही है, लेकिन जो आदिवासियों की समस्या है, मूल समस्या है, जिसकी तरफ राजीव तिवारी जी ने इशारा किया, संकेत दिया, और हम दशकों से, सालों से हम देख भी रहे हैं कि किन विकट परिस्थितियों में आदिवासी रहते हैं। लेकिन क्या वजह है श्याम सुंदर शर्मा जी कि इन विषम परिस्थितियों से आदिवासियों को निकालने की तरफ राजनेताओं का और सरकारों का ध्यान कम था और इनके नाम पर राजनीति करने का ज्यादा रहा? देखिए मीना जी, जो बजट दिया जाता है वो खर्च नहीं होता। बजट तो किया जाता है लेकिन खर्चा नहीं होता। अभी देखिए आदिवासी, जब मैं देख विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो आदिवासी विधायक कह रहे थे कि हमारे यहाँ बजट दिया लेकिन खर्च तो हुआ ही नहीं। जिस तरह की घोषणाएं होती है उसका क्रियान्वयन, अब देखिएगा बीजेपी ने तो कहा हमने तो राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी विकास हो गया, अब उसके आगे विकास नहीं करना है क्योंकि राष्ट्रपति विकास हो गया ना। देखिए आदिवासी क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस पर काम करने की हमने कमिश्नर बनाया ट्राइबल वाला, और अब ट्राइबल वाले कमिश्नर को तो एडिशनल चार्ज दिया जाता है, पूरा चार्ज मिलता ही नहीं कभी। तो ऐसी स्थिति में जब हम आदिवासियों को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब देखिएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कल कहेंगे मैंने तो मिनिमम आय गारंटी कानून बना दिया, अब पूरा कानून की वजह से विकास हो जाएगा। अब क्योंकि अनूप जी को पता है कानून बनाने से विकास होता है नहीं। आप देखिएगा वो कहेंगे, देखिए राहुल गांधी ने कहा था कि 72,000 सालाना मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, हम उसका विकास करेंगे। तो कल मुख्यमंत्री जी कहेंगे हमने तो आपकी अनुरूप इच्छा की थी, वो कानून बना के रख दिया। कानून अब कितना लागू होगा नहीं होगा, लेकिन देखिए बीटीपी जब जिस तरह से विकसित हुई थी, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक चिंता का विषय है कि बीटीपी ने वहां पर विधायक जिताए और जीत करके आए पहली बार, और दोनों विधायक अच्छा बोलते हैं विधानसभा, मैंने देखा। अब देखिएगा जब जिला प्रमुख का चुनाव आया तो बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल गई। बीटीपी का नहीं बनना चाहिए, चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, यहाँ दोनों एक हो जाते हैं। तो देखिए राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या कुछ करते हैं ये आपको पता है। वहां देखिएगा जिस प्रकार से चिकित्सालयों की स्थिति क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है, टीचर है नहीं, डॉक्टर है नहीं। आप देखिएगा जब आपका देखिए डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, किस तरह से मरे थे, क्या हुआ था, आपने तो देखा था, बवाल पूरा मचा था। तो जब हम उनको उस तरह से विकसित ही नहीं कर पा रहे, आज भी 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद यदि अनूप ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का विकास नहीं कर पाए, देखिएगा हमारे आदिवासियों को देखिए मोहनलाल सुखाड़िया थे, विकसित हुआ राजस्थान, उस क्षेत्र का ध्यान दिया गया। हरदेव जोशी आए, निश्चित तौर पर बांसवाड़ा को उन्होंने बनाने का प्रयास किया, और अब भले ही वो नहीं है तो उनके पुत्र वगैरह है नहीं, लेकिन उसके बाद हीरालाल देवपुरा भी कुछ बना पाए। 3 मुख्यमंत्री इस मेवाड़ दे चुका है। अब चौथे मुख्यमंत्री की सपना देखते हैं कि कोई बन पाएगा नहीं बन पाएगा। महेंद्रजीत मालवीय तो देखिए एक परिवार ऐसा हो गया घराना, उन्हीं के घर में जिला प्रमुख, वही केंद्रीय मंत्री, वो खुद प्रमुख थे। तो देखिएगा कि अनूप जी आप एक घराने पैदा मत करो राजनीति में। आप कहते हो ना आम व्यक्ति को हम जाके आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां तो घराने बन गए अलग अलग, खेमराज कटारा, अब उनके परिवार, बहुत सारे परिवार है जो वही विकसित होंगे, दूसरे होंगे नहीं। लेकिन आज चिंता का विषय ये सही बात है कि आदिवासी के बच्चे को एजुकेशन अच्छी कैसे मिले, ये इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आदिवासी बच्चे को उसकी नौकरी लग ही नहीं पाती, आरक्षण का पूरा लाभ उनको मिल ही नहीं पा रहा, हम उसकी भर्ती नहीं कर पा रहे। तो जिसे बैकलॉग था, सारी बातें, बातचीत तो हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से अब हमारी राष्ट्रपति अगर आदिवासी बन गई हैं तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि आदिवासी क्षेत्र का कोई ऑफिस भी खुलेगा राष्ट्रपति भवन में, अभी बुलाया था कुछ लोगों को। बाकी इतना प्रभावी ढंग से जो आदिवासी का विकास की दृष्टि से किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा।
अब देखिए सीपी जोशी जी 19 दिन के लिए रेल मंत्री बने थे, तो कह रहे ना आपने रेलवे में हमने तो कर दिया था, बजट का प्रावधान करके नहीं गए थे, वो कह के चले गए होना चाहिए मेमो, और बहुत सारे किए गए कारखाने खोल खोल के चले गए थे, अब वो खुले नहीं। वो कहते ना बार बार कि हम तो आदिवासियों का विकास करने की दृष्टि से कैसे करेंगे। राहुल गांधी अब आ रहे हैं, वो कहेंगे कि देखिएगा जो इंडिया बना है नया, इनका सामूहिक दल नया गठबंधन बना है, उसकी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हो पाया हम घोषित करेंगे। ये राहुल गांधी से कहला सकते हैं ये बात, क्योंकि देखिएगा राहुल गांधी अब क्योंकि वापस से सदस्य बन गए लोकसभा के, अब वो आज तो बोल नहीं पाए, पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए, क्या रहा, लेकिन यहाँ राजस्थान में वो पहली बार बोलेंगे कि मेरे साथ किस प्रकार से अन्याय किया, मुझे न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और अभी आधा ही न्याय मिला है, पूरा न्याय बाद में मिलेगा। तो ये बात सही है कि देखिए चुनावी राजनीति में निश्चित तौर पर राजस्थान का जो मानगढ़ है वो देखिएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश की देखिएगा अगर 43 सीटें हैं और राजस्थान की 25 सीटें हैं, तो दोनों के दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार से हम हावी हों और कांग्रेस की सीटें बढ़े, चिंता का विषय तो है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को आदिवासी जो परंपरागत वोट था उनसे छिटक के चला गया, इनको अब देता है। देखिए आदिवासी को पट्टे जारी नहीं हो रहे, उनका जो उत्पादित जो सामान है उनका मार्केट नहीं मिल पाता, वहां बेचे कहां पर। तो ये सब चीजें जो उनकी बेसिक आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, हम उनको पट्टे नहीं दे पा रहे, उनको अधिकार नहीं दे पा रहे, केवल ये कह रहे आदिवासी हैं इसलिए हमको वोट देने चाहिए क्योंकि कांग्रेस उनकी पार्टी है, मतलब बीजेपी पार्टी नहीं इनकी पार्टी है। देखिए सेवा भारती के जो लोग हैं, बीजेपी वाले आरएसएस वाले लोग, उन्होंने थोड़ा काम किया है आदिवासियों में रह करके, निश्चित रूप से उसका फायदा इनको मिलता है, लेकिन कांग्रेस के सेवा दल के लोग ने काम नहीं करते। कांग्रेस के लोग केवल अपना वोट मांग के चलते हैं, वोट बैंक मांगना अलग बात है, विकास करने की दृष्टि से आदिवासी में विकास। और बीटीपी ने जो दे दिया आप, क्योंकि बीटीपी को तो कांग्रेस लेके बैठी हुई है आजकल, कांग्रेस कह रही है तो हमारे यहाँ शामिल हो गए। अब आगे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बीटीपी ज्यादा प्रभावी ढंग से वहां पर भूमिका निभा पाएगी, नहीं निभा पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने राज खूब किया, आदिवासी का विकास पूरी दृष्टि से नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। और आज देखिएगा वसुंधरा जी बार बार जाती थी त्रिपुरा सुंदरी, जाकर के पूजा अर्चना जरूर करके आती है, लेकिन आदिवासियों का विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा कोई घोषणा करी हो मुझे याद नहीं है। शिवांगिनी जी आपको याद हो तो पता नहीं, क्योंकि स्कूटी पे घूमी थी, गई थी एक आदिवासी बच्ची को कहा कि मेरे जमाने में तुमको दी थी तो घूमी भी थी। तो ये बात सही, दोनों राजनीति में राजनीति से पीछे कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन आदिवासियों को जो बजट दिया गया उसका वास्तविक धरातल पर जो आना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। कि अब बांसवाड़ा का संभाग बनाया है, यही बात है कि देखिए कल मुख्यमंत्री जी 3-4 उपलब्धि बताएंगे राहुल गांधी को, हमने यहाँ पर आपकी दृष्टि से एक अलग से संभाग भी बना दिया है और मिनिमम आय गारंटी का कानून भी दे दिया है, और फिर देखिएगा 125 दिन का हम रोजगार भी देंगे आदिवासियों को, ये भी प्रावधान कर दिया है। हम सब कुछ देते हैं, वोट हमको दे दो। क्योंकि अभी देखिए महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का गठन भी कर दिया है, अब उसका अभी तक ये तो नहीं बनाया किसको बनाया, अभी बनाया नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के सारे वोट लेना चाहते हैं, आदिवासी का वास्तविक रूप से विकास दृष्टि से कोई इनका देखिए आदिवासी का कोई बता दी कि आईएएस हो, आरएएस हो या डॉक्टर हो ना, उनकी दृष्टि से बहुत पिछड़ापन है और वहाँ छितरी भी बस्तियां है अलग अलग। देखिए आदिवासी एक जगह नहीं रहता, अलग अलग टापरे में रह करके वो जिस तरह का जीवन व्यतीत करता है, उनको वहीं की दृष्टि से अगर उनका उत्पादित माल सही तरीके से बिक जाए, उनको अगर खेती बाड़ी के लिए पट्टे दे दिए जाए तो उनका विकास संभव है, लेकिन कहने से नहीं संभव हो पाएगा। राहुल गांधी आएंगे प्रधानमंत्री पहले बारे में राजनीतिक संदेश देने की कोशिश तो राजनीतिक दलों ने की, लेकिन उसका असल में धरातल पर उस राजनीतिक संदेश के बाद जनता को वोट बैंक से ऊपर समझकर उसको आधारभूत ढांचा मुहैया कराने की कोशिश ना बीजेपी की तरफ से हुई ना कांग्रेस की तरफ से हुई। मिशन रिपीट कैसे मुमकिन होगा सिर्फ राजनीतिक संदेश के जरिए? अनूप ठाकुर जी, इस सवाल का जवाब आपसे मैं लूंगी, उससे पहले शिवांगी जी और पुष्पा जी आप दोनों के पास आऊंगी। शिवांगी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या कुछ फोकस किया गया कि कैसे आदिवासियों के जिनके घर बहुत बड़ी समस्या है, जिन विकट परिस्थितियों में वो रहते हैं, वहां पर ज्यादा
जो है वो जोर दिया जाए, फोकस किया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? कुछ है आपके पास जानकारी जिससे आप बता सकें कि उस इलाके में आदिवासियों के लिए जो आवास बनाए गए उनको प्राथमिकता देने के लिहाज से सरकार ने कोई प्रयास किया हो? बिल्कुल मीना जी, मेरे पास पूरी तरीके से जानकारी है। लगातार इसमें मैं चर्चा से जुड़ी हुई हूँ, तो 3-4 चीज़ें निकल के आई हैं। उनके आवास को लेके बात आई है, उनके एजुकेशन को लेकर बात आई है, जैसा कि बताया रोजगार को लेके बात आई है। तो इन सभी पे लगातार बीजेपी काम करती रही है। आवास से जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आवास से रिलेटेड क्या-क्या हुआ है। आवास तो बने ही हैं। एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है भाई स्वच्छता अभियान की, आप भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। सभी जगह पर पैसे दे के शौचालय बनाया गया है। उस यात्रा में, उस क्षेत्र में मेरा खुद का एक दौरा रहा था, मैं घूमी भी थी, मैंने देखा है घर-घर में शौचालय बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी, आपका एक सवाल था कि क्या आप बता सकती हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन उनका काम क्या कैसी क्या चीजें हो रही है बहुत क्लियर नहीं है। मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहूंगी क्योंकि ये बात अभी निकल के आई। एक जनजातीय विकास कल्याण बोर्ड बनाया गया है जिसको कि पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी देख रही हैं। आप इसके बारे में पढ़िएगा। और जैसा कि पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश में आदिवासियों को लेके, उनके रोजगार को लेके, उनकी महिलाओं को लेके, उनके कार्य को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके आवास को लेकर, उनकी स्वच्छता को लेकर हर मुद्दा उसमें है, हर पॉइंट्स उसमें है, जिनकी देख रेख, जिनका एक एक चीज का वर्णन सारा सब कुछ द्रौपदी मुर्मू जी खुद अपने खुद देख रही हैं। देखिए होता क्या है, आपने तो बता दिया कि भाई आवास योजना आपकी सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की चल रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो तो प्रदेश सरकार को करना है। अगर प्रदेश सरकार के पास में मोबाइल बांटने के लिए पैसे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर करने के लिए पैसे हैं, आपको भी पता है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि दोबारा कैसे भी करके हम आ जाएं। लेकिन कहीं पर अगर बजटिंग की बात हो रही है, कहीं पर अगर ऐसी बात हो रही है तो ये सीधा-सीधा बोल देते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास पैसा नहीं है। बिजली की क्या स्थिति है? हम नॉर्मल क्षेत्र में देखें, आदिवासी क्षेत्र में भी नहीं जाएँ तो बिजली की क्या स्थिति है हम सभी को पता है। बिजली के लिए इनके पास पैसा नहीं है, उत्पादन के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन खैरात में बांटने के पास में इनके पास पैसा है। तो आवास योजना हो चाहे कोई भी योजना हो, लगातार बीजेपी का काम भी चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। खैरात इस देश के नागरिकों को दिया जाने वाला जो हक है, आप उसे खैरात कह रही हैं। आपकी सरकार भी बहुत सारी फ्री स्कीम्स आवंटित कर रही हैं, बहुत कुछ देती हैं, इसलिए प्लीज शब्दों का ध्यान रखें और नागरिकों के प्रति सम्मान भी रखें। बहरहाल पुष्पा गोस्वामी जी, राजनीतिक संदेश देने में बीजेपी कामयाब हुई जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन क्या बांसवाड़ा हो या फिर आसपास आदिवासी हो, क्या इस महज इस एक राजनीतिक संदेश से उनकी जमीनी हकीकत बदलने में कोई मददगार नहीं होती है वो राजनीतिक संदेश? तो ऐसे में आदिवासी क्या करे, किस तरफ जाए, कहां पर उसके लिए? एक तरफ राजनीतिक संदेश के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के नाम से मिशन रिपीट है, लेकिन लोग भीड़ के रूप में जुटाए जाएंगे, रैली होगी, फिर उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये रस्साकशी जो है वो तो चलती रहेगी। जब जब चुनाव का टाइम आएगा तब तब ये सब चीजें हमको देखने को मिलेंगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का विकास कैसे होगा। आदिवासियों का विकास तब हो सकता है जब उन्हें शिक्षा मिले, जब उन्हें चिकित्सा मिले, जब उनके रोजगार के साधन जो हैं वो जो पारंपरिक साधन है उनको ही हम डेवलप कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसके लिए जब तक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी नेताओं में, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। घोषणाएं बहुत होती हैं, योजनाएं बहुत होती हैं, उनकी क्रियान्विति कहाँ तक हुई इसको मॉनिटर करने वाला व्यक्ति कोई है या नहीं ये देखना जरूरी है। और मॉनिटर करके भी अगर हम उसमें कुछ सुधार लाएं कि भाई ये काम नहीं हुआ, शिक्षा नहीं मिली लोगों को, शिक्षा के लिए बांसवाड़ा से बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। आज आप देखिए कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए इच्छुक होता है तो वो बाहर जाता है, या तो उदयपुर जाएगा या भीलवाड़ा जाएगा या कहीं और जयपुर आएगा। तो जब आपको धरातल पर कोई चीज नहीं देनी है तो फिर घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी हो या कांग्रेस का शासन भी इतने साल तक रहा,
आदिवासियों की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। आदिवासी तो आज भी वहीं के वहीं है। बीजेपी का शासन है, उसमें भी वही हाल है कि और लोग, क्योंकि वो लोग योजनाओं का फायदा उठाना भी नहीं जानते। जब तक आप शिक्षित नहीं होगे तब तक आप कैसे समझोगे कि हमारे लिए ये योजना बनी है या इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। स्वच्छता का अभियान चला, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो स्वच्छता का अभियान है उसमें पैसे कहाँ से लेने हैं, कैसे शौचालय बनाना है, ये बात आदिवासी को समझ में नहीं आती है। आदिवासी को ये समझ में आए कि ये पैसा यहाँ से मिलेगा और मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ, तब तो वो शिक्षा के लिए भी काम करेगा, रोजगार के लिए भी काम करेगा। और रोजगार के लिए तो जब पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, पूरे राज्य में हाहाकार मच रहा है, तो आदिवासी इलाकों को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वहां तो कोई आशा की किरण नजर आती ही नहीं है। जब शिक्षित होंगे, जब उनका नेतृत्व होगा, और दूसरी बात नेतृत्व की, कि नेतृत्व उनका कम से कम विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा में बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उनकी स्थिति में सुधार आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति इस पीड़ा को अनुभव करता है वही इस पीड़ा को दूर करने का काम भी करेगा। तो गिने चुने लोग हैं जो नुमाइंदे हैं वहां के, क्योंकि वहां राजनीति का जो स्तर है वो लोग समझते ही नहीं है, तो वहां पे राजनीतिक नेतृत्व कहाँ से आएगा। तो राजनीतिक नेतृत्व उसके बाद भी देश भर के बहुत सारे नाम राजीव तिवारी जी ने जो हमें बताए, यहाँ पर राजस्थान से लेकर झारखंड तक, उनके बीच भी हालात बहुत कुछ बदल नहीं पाए, क्योंकि वो आदिवासी नेतृत्व भी जब बाहर निकला, राजनीति देखी, राजनीति के दांव पेच देखे, तो उसी में आगे खुद की महत्वाकांक्षाओं को लेकर जाने की इच्छा में उनका इलाका पीछे छूटता गया और इलाके पर ध्यान भी नहीं गया। बहुत बड़ी कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट काम किसी भी बड़े नेता के द्वारा अपने इलाके में दिया गया, याद आता है आपको राजीव तिवारी जी? ये सवाल इसलिए लाजमी है कि राहुल गांधी 5 साल बाद लगभग बांसवाड़ा, अगर अनूप ठाकुर जी मैं सही हूं तो चुनाव से पहले आ रहे हैं। एक बार सिर्फ राजनीतिक संदेश वहां से वो देकर क्या जनता को जो बार बार राजनेताओं ने ठगा है, वैसी ही स्थिति इस बार राजीव तिवारी जी? देखिए मीना जी, अब कल आने के बाद वो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे, क्या योजना देने वाले हैं, ये तो अब कल ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को कोई ना कोई तो ऐसा दे के जाएंगे और बता के जाएंगे अशोक गहलोत को कि भाई आपने मिनिमम अगर आय की गारंटी की दी है तो उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करोगे, या मानगढ़ को किस प्रकार से हम विकसित करने की स्थिति में आ पाएंगे। तो एक कांग्रेस की रणनीति के तहत अशोक गहलोत अपनी वाहवाही तो करवाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी मेरी योजनाओं को साकार कर जाए, क्योंकि उनको अभी तक जो हैसियत मिलनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, वो हैसियत अभी मिली नहीं है तरीके से। उनको भी सदस्य बनाया जिस प्रकार सचिन पायलट को बनाया। अब कल सचिन पायलट भी एक ही मंच पर, पहली बार मेरे को लगेगा कि सचिन पायलट भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, प्रभारी भी होंगे और आपके राहुल गांधी भी होंगे। अब वो दोनों हाथ खड़े करने की स्थिति कल बनेगी या नहीं बनेगी, जिस तरह से पहले बनती आई है। अब वो तो देखिएगा कि राजनीति है, राजनीति में जो संदेश कल जाएगा। मानगढ़ में राहुल गांधी का आना और वहां से जो तस्वीरें दिखेंगी वो बताएंगी कि कितना राजनीतिक संदेश देने में सफल होते हैं राहुल गांधी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान आने से पहले उनका आत्मविश्वास, उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने से, उनका आवास एक बार फिर से उन्हें मिलने से, कानूनी जंग जीतने से एक मुकाम आगे राहुल गांधी की जो तमाम तरह की उन पर उनकी छवि को लेकर बहुत सारी बातें कि प्रधानमंत्री के सामने कैंडिडेट जैसा कुछ है ही नहीं। लगातार राहुल गांधी अपनी यात्राओं के जरिए और अपने एक के बाद एक जो कैंपेन्स ला रहे हैं, अब उनकी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, मिशन रिपीट राजस्थान में लाकर राहुल गांधी कितना सफल होते हैं इस संदेश को देने में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में कांग्रेस को कितना मजबूत बना पाते हैं, देखना होगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।